नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी टेट में पूछे गए मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी टेट और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मैथ्स में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप जो है दोस्तों मैथ्स पेडागोजी के प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये प्रश्न जो होते हैं दोस्तों बहुत ही ईजी आते हैं और आप जो है अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो आज जो है दोस्तों हम आपको मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर प्रश्न के बारे में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को एक एक करके हल करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, कक्षा एक गणित कक्षा में पढ़ाते समय राधा ने बच्चों को निम्नलिखित संदर्भ द्वारा एक अवधारणा का परिचय दिया। कार में 4 बच्चे थे, फिर एक बच्चा बाहर निकला, अब कार में 3 बच्चे हैं। उपयुक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? पहला ऑप्शन है आपका, बच्चे संवर्धन के रूप में योग की समझ विकसित करेंगे। दूसरा ऑप्शन, बच्चे समुच्चयन के रूप में जोड़ के समझ विकसित करेंगे। तीसरा ऑप्शन है आपका, बच्चों में न्यूनतम के रूप में घटाव की समझ विकसित होगी। और चौथा कहता है, बच्चे संवर्धन और न्यूनीकरण को व्युत्क्रम संक्रिया के रूप में जोड़ेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? टीचर जो है किस चीज को बच्चों में विकसित करना चाह रही है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों में न्यूनतम के रूप में घटाव की समझ को विकसित करना। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर गणित में रचनात्मक आकलन में शामिल है। जो प्राथमिक स्तर है, प्राइमरी लेवल में गणित में रचनात्मक तरीके से आकलन किस चीज में शामिल है? पहला ऑप्शन है गणित में सामान्य त्रुटियों को पहचानना। दूसरा ऑप्शन, गणित अधिगम में कमियां पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। तीसरा ऑप्शन है आपका, छात्रों का श्रेणीकरण और वर्गीकरण करना। और चौथे में कहा गया है कार्य विधि ज्ञान को जांचना। तो प्राथमिक स्तर पर दोस्तों गणित को रचनात्मक आकलन किस तरीके से करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा दोस्तों आपका, गणित अधिगम में कमियों को पहचानना और शिक्षा शास्त्र में सुधार करना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा गणित पढ़ाने के लिए निगमनात्मक विधि का लक्षण नहीं है? जो निगमनात्मक गणित विधि का लक्षण नहीं है उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन है, यह विधि छात्रों और शिक्षकों दोनों का समय और शक्ति बचाती है। दूसरा ऑप्शन, यह तथ्यों और सूत्रों को स्मरण करने पर बढ़ावा देती है। और तीसरे में कहा गया है, इस विधि में अधिगमकर्ता सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होते हैं, यानी कि बढ़ते हैं। और चौथे में कहा गया है, इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उनका सामान्यीकरण करता है। तो इसके लिए दोस्तों निगमनात्मक विधि के लिए कौन सा लक्षण जो होगा सही नहीं होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा, इस विधि में अधिगमकर्ता नियमों सूत्रों को खोजता है और उसका सामान्यीकरण करता है। यही जो होगा दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित की प्रकृति पदानुक्रम है। गणित की जो प्रकृति है वो पदानुक्रम है एवं अवधारणाएं तर्क संगत, संरचित और संबंधित है। निम्न कथनों में से कौन सा इसकी व्याख्या के लिए अत्यंत उपयुक्त होगा? पहला ऑप्शन है, योग की अवधारणा के निर्माण के बाद गुणन आता है। दूसरे में कहा गया है, योग और गुणन पृथक पृथक अवधारणाएं हैं, यानी कि अलग अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र है। तीसरे में कहा है, गणितीय अवधारणाओं का मूल्यांकन केवल योगात्मक मूल्यांकन से होना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कहता है, संख्या ज्ञान का विकास योग और व्याकरण की अवधारणा से पहले होना चाहिए। तो हमें सही विकल्प का यहाँ पे चुनाव करना है। तो कौन कौन सा यहाँ पे दोस्तों आपका सही होगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका, योग की अवधारणा के निर्माण के बाद जो है गुणन आता है। तो ये आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। और क्या होगा दोस्तों? तो और हो जाएगा आपका, ज्ञान जो संख्या का ज्ञान विकास योग और व्याकरण की अवधारणा से पहले होना चाहिए। जो संख्या का ज्ञान है वो योग और व्याकरण की अवधारणा से पहले
किया जाना चाहिए। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और डी जो होंगे आपके करेक्ट आंसर होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपके देखते हैं किस में है, वो दिया है आपका दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो ए और डी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उच्च गणित की कक्षाओं में छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में कम है। इसका कारण यह हो सकता है। पहला ऑप्शन है, छात्राओं की तुलना में पुरुष छात्र गणित में बेहतर है। दूसरा ऑप्शन है, गणित एक बहुत ही कठिन विषय है और छात्राओं के पास गणित पढ़ने का रुझान नहीं होता। तीसरा ऑप्शन कहता है, सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित होती है। तो इसका सही कारण जो है दोस्तों हमें बताना है कि जो उच्च गणित की कक्षा में छात्राओं की भागीदारी की तुलना कम क्यों होती है, जो छात्राओं की भागीदारी छात्रों की तुलना में जो है कम क्यों होती है, उसे हमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सामाजिक और शिक्षकों की अपेक्षाएं जेंडर पर आधारित है, इसीलिए जो होती है छात्राओं की भागीदारी छात्र की तुलना में कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 केवल सी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका कक्षा का अवलोकन। दूसरा ऑप्शन है मौखिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण। तीसरे में कहा गया है छात्रों का लिखित कार्य। और चौथा ऑप्शन है आपका योग्यता परीक्षण। तो कौन जो होगा दोस्तों, कौन सा उपकरण अधिगम की कठिनाई में विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका योग्यता परीक्षण। क्या होगा, योग्यता परीक्षण जो है वो कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति में निदान में सहायक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 केवल डी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 34 गुनी 6 को हल करने के लिए एक विद्यार्थी नीचे दी गई प्रणाली का प्रयोग करती है। जैसे 30 प्लस 4 जोड़ दिया और उसको गुना कर दिए 6 से, और क्या कर दिया बराबर में 30 गुना 6 प्लस 4 गुना 6। इस तरीके से एक बच्चे ने कैलकुलेट किया। तो 180 प्लस 24 यानी कि 204 उपयुक्त प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही कथन है, उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है, विद्यार्थी को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान है और वह इसे अपघटन की प्रणाली से संचारित करने में सक्षम है। दूसरा कहता है, यह गुणन की एक मानक कलन विधि नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों को इसके उपयोग के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है आपका, विद्यार्थी को गुणन का अवधारणात्मक ज्ञान नहीं है। और चौथे में कहा गया है, यह गुणन की समस्या को हल करने की एक तात्कालिक अनुमान और प्रयास यानी कि हिट और ट्रायल प्रणाली है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका, यह जो है विद्यार्थियों को गुणन की अवधारणात्मक ज्ञान है ना, और वह इसे अपघटन की प्रणाली से संचरित करने में सक्षम है, यानी कि उसे तोड़कर भी उसे लिख सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कौशल गणित में आकार, द्विस्थान और माप के शिक्षण से जुड़े हुए हैं। पहला ऑप्शन है सममितियां खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन सांख्यिकीकरण, अंकगणितीकरण यानी कि अंकों को अवधारणाओं जैसे कि क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ना। तीसरा ऑप्शन है शिक्षणार्थियों में प्रारंभिक अंकगणित को बढ़ावा देना। और चौथा है केवल विज्ञान के साथ गणित को समाकलित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमें यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सा जो होगा सही होगा। तो कौन सा सही होगा, सममितियां खोजना और सौंदर्य शास्त्र भाव प्राप्त करना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्या करेक्ट होगा दोस्तों, सांख्यिकीकरण, अंकगणितीयकरण यानी कि अंकों को अवधारणाओं जैसे कि क्षेत्रफल, परिमाप आदि से जोड़ना, ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि ए और बी जो होंगे आपके करेक्ट आंसर होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया गया। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका सुक्त गणित
सुक्त गणित अधिगम का प्रारंभिक घर से होता है का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चों को गणित पढ़ाने का उत्तरदायित्व अभिभावकों का है। दूसरा ऑप्शन घर और वातावरण में प्रचुरता में संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। तीसरा है गृह कार्य गणित अधिगम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और चौथा है आपका अधिगमकर्ताओं के गणितीय कौशलों में वृद्धि के लिए घर में निजी शिक्षक सहायता कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन जो होगा दोस्तों, सुक्त गणित अधिगम का प्रारंभ घर से, क्या अर्थ होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका घर और वातावरण में प्रचुरता से संसाधन उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग गणित के अधिगम में प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न हल करने के लिए कहा दिया जाता है तब बहुधा वे टिप्पणी करते हैं। तब वो क्या करते हैं? वो टिप्पणी करते हैं। यदि आप मुझको बताओगे कि कौन सी संक्रिया करनी है तो मैं हल करूंगा। इस प्रकार के उत्तर का क्या कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन है आपका बच्चे शाब्दिक प्रश्न को पसंद नहीं करते और छुटकारा पाना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका शाब्दिक प्रश्नों के प्रति छात्रों को दुर्भित होती है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी है। और चौथा है आपका बच्चे आलसी हैं और प्रश्न को पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका प्राथमिक कक्षा में ज्यामिति की नियमित आकृतियां पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलापों को एक निश्चित क्रम तैयार किया। उन्हें एक यादृच्छिक क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी कि रैंडम ऑर्डर में रखा गया है, तो हमें उसे व्यवस्थित करना है। पहला ऑप्शन है छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। दूसरा ऑप्शन है छात्र अपने आसपास की द्वि-आयाम वाली वस्तुओं को चित्रित करते हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका छात्रों को भिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र यानी कि कट आउट दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि वे इसके एक समान सदृश वस्तुओं को अपने आसपास पहचाने। और चौथा है छात्र आकृतियों को उनके लक्षणों और नामों के अनुसार वर्गीकृत करने में समर्थ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हमें जमाना होगा। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका छात्रों को भिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र यानी कि कट आउट दिए गए हैं और उन्हें कहा जाए कि वे इनके एक समान सदृश वस्तुओं को अपने आसपास जमाएं। तो पहला आपका हो जाएगा सी। उसके बाद क्या होगा दोस्तों? छात्र अपने आसपास की द्विआयामी वाली वस्तुओं को चित्रित करेंगे। तो इसके बाद बी आपका सही हो जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों? तो फिर हो जाएगा आपका छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। तो आपका ए हो जाएगा। और जो बच गया दोस्तों आपका फोर्थ यहाँ पे डी हो जाएगा। तो ए सी बी और ए डी वाला ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 आपके दिया गया। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही ऑर्डर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कक्षा 2 के छात्रों को संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए अध्यापक ने क्रियाकलाप का आयोजन किया जिसमें उसने रंगीन मोतियों का प्रयोग किया। यह क्रियाकलाप छात्रों में निम्न में से किसका विकास करने में सहायक होगा? पहला ऑप्शन है अनुमान। दूसरा ऑप्शन है आपका मानस दर्शन यानी कि दृश्यकरण। और तीसरा दिया है आपका निरूपण यानी कि प्रदर्शन। तो हमें यहाँ पे सही विकल्प का जो है चुनाव करना है। तो कौन कौन सा दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका मानस दर्शन यानी कि दृश्यकरण। आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और क्या होगा दोस्तों? आपका निरूपण यानी कि प्रदर्शन, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बी और सी जो होंगे यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर होंगे, जो कि दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एक व्याकरण प्रश्न जिसमें 83 - 56 का कुछ छात्रों ने उत्तर दिया 33,
छात्रों द्वारा की गई इस अशुद्धि को संबोधित करने के अत्यधिक उपयुक्त रणनीति कौन सी नीति है? पहला ऑप्शन है अभ्यास के लिए इसी प्रकार के प्रश्न दे, छात्रों को कहे कि वे समस्या को एक बार दोबारा हल करें और अपने उत्तर की जांच करें। तीसरा ऑप्शन उन्हें एक अंक वाली संख्या के उदाहरण दे और बाद में 2 अंकों वाली संख्या पर बढ़े। चौथा ऑप्शन है आपका संख्याओं के पुनर्समूहन यानी कि रीग्रुपिंग की समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनः विचार करना। यानी कि दोस्तों एक बच्चे को घटाने के लिए कहा गया 83 माइनस 56 से, तो उस एक छात्र ने क्या कर दिया 33 ला दिया, 33 ला दिया, तो वो जो लाया उसमें उसे गलती हुई। तो किस चीज के कारण जो है गलती हो रही है उसे वहां पे पूछा गया कि किस रणनीति के कारण गलती हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे कौन कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो वो होगा संख्याओं के पुनर्समूहन यानी कि रीग्रुपिंग किया जाए और समझ बनाने के लिए स्थानीय मान की अवधारणा पर पुनः विचार जो है किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कक्षा 1 में प्रकरण भिन्न यानी कि एक टॉपिक है भिन्न फ्रैक्शन पदार्थों के मापों की तुलना का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और तुलना करो। दूसरा ऑप्शन अमानक इकाइयों के प्रयोग से मापो और तुलना करो। तीसरा ऑप्शन है मानक इकाइयों के प्रयोगों से मापो और तुलना करो। चौथा ऑप्शन है आपका पदार्थों को अध्यारोपित करो और तुलना करो। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा दोस्तों आपका सही हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका अलग अलग पदार्थों का अवलोकन करो और उनका तुलना करो। और क्या होगा? अमानक इकाइयों के प्रयोग से मापो और तुलना करो। तो ऑप्शन नंबर ए और बी जो होगा दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया। तो ए और बी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला कहता है प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। दूसरा है केवल ड्रिल और अभ्यास के द्वारा मानसिक परिकलन कौशल को सुधारा जा सकता है। तीसरा है मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। तो इनमें से कौन सा जो होगा दोस्तों सही हो जाएगा? तो वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्राथमिक कक्षा के छात्रों में मानसिक परिकलन कौशल के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और क्या करेक्ट होगा दोस्तों? और हो जाएगा मानसिक परिकलन कौशल प्रश्न को हल करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक रणनीतियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि सी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा दोस्तों ए और सी यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी मैथ्स पेडागोजी के प्रीवियस ईयर प्रश्न दोस्तों, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले जितने भी सीटेट एग्जाम है दोस्तों उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।